गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये स्टार्ट कर लिया था और इसका जो बेसिक था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑरस्टेड के जो प्रयोग थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। दोनों प्रयोग हमने देख लिए थे। आज हम बात करते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र की। उसके बाद अपन पायट-सावर्त का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिसको अपन बी सदिश से निर्देशित करते हैं। जैसे आपने देखो पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उसको आपने ई सदिश से निर्देशित किया था। कैपिटल ई उसके ऊपर सदिश लगाते थे तो वो हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ करता था। और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको अपन बी सदिश से निर्देशित करते हैं, ठीक है। निर्देशन आपको ध्यान में रखना है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीजें, ठीक है। तो वही जैसे ऑरस्टेड ने प्रयोग किया था उसके आधार पर मैं इसका सूत्र निकालता हूं कि मान लो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, माना एक कण हम पहले उसके बल निकाल लेंगे, चुंबकीय बल, उसके बाद अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। माना एक कण स्मॉल q जिस पर आवेश कितना है, एक कण जिस पर आवेश स्मॉल q है तथा चुंबकीय क्षेत्र B सदिश लिख लो। B सदिश में v वेग से गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र में कण गतिशील है, इसका मतलब उस पर कोई बल लग रहा है, चुंबकीय बल गतिशील है तो उस पर लग रहा चुंबकीय बल सदिश रूप लिखूंगा, उसके बाद उसका परिमाण लिखेंगे। F सदिश बराबर QV क्रॉस B। F सदिश बराबर QV क्रॉस B। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। किसी आवेशित कण जिस पे आवेश Q है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है तो उस पर लग रहा बल F सदिश बराबर QV क्रॉस B। अब ये बल कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, ठीक है ना, वो तो अपन अलग अलग कंडीशंस में अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा QV क्रॉस B। अगर आपका कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण पर गतिशील है, तो उसका परिमाण जो है वो अपन लिख लेंगे। पहले ये हमारी एक समीकरण होगी जो हमेशा ध्यान रखनी है। किसी आवेशित कण पर चुंबकीय बल का सूत्र ये होगा अगर वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो QV क्रॉस B। Q उस कण का आवेश है, V कण कितने वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है तो v, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में v सदिश लिख लो, v सदिश वेग से गतिशील था, चुंबकीय क्षेत्र b सदिश था। अब अगर मान लो कण v चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिशील हो, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिशील हो तो F सदिश का परिमाण F बराबर अपन लिखेंगे QVB sin थीटा। थीटा जो है V और B के बीच का कोण है, मतलब कण जो है वो B से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिशील है, मतलब वेग और B के बीच का कोण जो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का जो कोण है थीटा है, तो V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा ही आता है। तो F बराबर लिखेंगे QVB sin थीटा। V क्रॉस B, इसका मतलब इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से सीखेंगे। V और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है, उसकी दिशा ही आपकी F की दिशा होगी। दाहिने हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं, पेज के नियम से, और इस चैप्टर में बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। उन नियम की सहायता से अपन इस सदिश की ये जो बल है, ये जो चुंबकीय बल है, कण पर लग रहा चुंबकीय बल है, इसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाण क्या लिखा जाएगा बेटा, QVB sin थीटा। अगर मैं इसका सदिश रूप में और देखूं तो F सदिश बराबर QVB sin थीटा n कैप, तल के लंबवत, V और B के तल के लंबवत। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सूत्र आ गया समीकरण संख्या 2। यह हमने परिमाण लिखा। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं, V क्रॉस B खोलूं तो F सदिश बराबर QVB sin थीटा, ये तो परिमाण हो गया, इनटू n कैप। V और B के तल के लंबवत
मतलब अर्थात एफ सदिश की दिशा n कैप हुई। एकांक सदिश जो है वो दिशा को व्यक्त करता है, सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो एक्चुअल में n कैप जो है वो v और b के तल के लंबवत, v और b के तल के लंबवत n कैप निर्देशित कर रहा है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण संख्या 3। अब देखो अगर थीटा की अपन मानों की सोचे, थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री या 0 डिग्री, उस केस में साइन का मान जो है साइन 0 या साइन 180 0 होता है। तो उस केस में बल कितना होगा 0। अर्थात अगर कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या इसके जस्ट विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, एक ही बात है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये दो कोण की बात करेंगे तो बल कितना हो जाएगा, F बराबर Q V B sin 0 या 180, मान कितना होगा 0। उस स्थिति में चुंबकीय बल का मान कितना होगा बेटा 0, चुंबकीय बल का मान कितना हो जाएगा 0। ये कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, थीटा का मान 90 डिग्री अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री आप इस सूत्र में रख लो। तो F बराबर क्या हो गया Q V B sin 90 डिग्री, sin 90 का मान 1 होता है तो F बराबर कितना आ गया बेटा Q V B, ये मान आपका अधिकतम बल होगा। ये वाला जो बल होगा इस केस में बल जो है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम। इस केस में जो बल का मान होगा वो अधिकतम होगा QVB, क्योंकि sin थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। तो इस स्थिति में अपना मान +1 आया, इसका मतलब ये बल जो है वो अधिकतम हुआ। इस स्थिति में जो कण पर लग रहा बल है वो अधिकतम होगा। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होगा तो उस पर जो चुंबकीय बल का मान है वो अधिकतम होगा। अब अपन इस सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और उसकी मात्रक वगैरह ज्ञात कर लेते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, ये तो अपने को पता चल गया। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, ये तो अपन ने ओरस्टेड के प्रयोग से ही निकाल लिया था। चुंबकीय क्षेत्र B सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये समीकरण संख्या आप 4 दे लो, काम आएगी। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आपने अगर B का सूत्र चाहिए तो B बराबर अपन लिखेंगे F मैक्सिमम अपॉन QV, ये B का सूत्र हुआ। और इस B का जो मात्रक है, B का SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, जिसको कैपिटल B से निर्देशित करेंगे, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला, टकला। और CGS मात्रक गाउस होता है। B का CGS मात्रक गाउस कैपिटल G होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक टेस्ला होता है और CGS मात्रक गाउस होता है बेटा। ठीक है, अब देखो अपन मात्रक यहां से भी ज्ञात करते हैं। B का व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात करें अपन, एक टेस्ला, तो एक टेस्ला बराबर बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, न्यूटन सेकंड कूलम मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। और इसका एक और मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेबर साइंटिस्ट का नाम था पर मीटर स्क्वायर।
वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको अपन वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अगर सूत्र से अपन मात्रक लिखना चाहें, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, जिससे अपने को वीमा लिखने में आसानी रहेगी। इससे अपने को वीमा लिखने में आसानी रहेगी। और वैसे अपन इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। जब अपन चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे ना 9th चैप्टर में, उस समय अपन इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी सीख लेंगे, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स वैसे ही होगा जैसे विद्युत फ्लक्स। EA cos थीटा, इसको लिखा जाएगा BA cos थीटा। फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा B का मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से अपन CGS मात्रक, ऐसे मात्रक की बात करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम टेस्ला की बात करेंगे। CGS मात्रक आपने लिखा गाउस, और गाउस को लिखा जाएगा मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गाउस को क्या लिखा जाता है? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 1 गाउस की बात करें अपन, तो वो होगा 1 मैक्सवेल, मैक्सवेल को mx लिख देते हैं या max लिख देते हैं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 1 गाउस इक्वल्स टू 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऐसा ही हो गया, ये CGS वाला रिलेशन हो गया। अब ऐसे ही और CGS में एक रिलेशन और होता है कि एक टेस्ला जो है वो 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला का मान 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। अगर आप टेस्ला को गाउस में बदलना चाहो, एमके से CGS में बदलना चाहो, तो 10 की घात 4 से गुणा कर देंगे। और अगर मैं 1 गाउस की बात करूं तो वो 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर होगा। अगर CGS को एमके में बदलेंगे तो 10 की घात 4 -4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है, हम ज्ञात कर लेंगे। अगर मैं B की विमा पूछूं आपसे, तो B की विमा आप कौन से सूत्र से सही लिख पाओगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पहले फ्लक्स की विमा चाहिए, तो आप इससे देखो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ये ज्यादा इजी है। न्यूटन, बल की विमा बोलो, बल की विमा बोलो, या आप यहां से लिख लो F की विमा बटा Q की विमा इनटू V की विमा। बोलो B की विमा क्या है? F की विमा सबको याद है, m1 L1 T-2 अपॉन आवेश की विमा A1 T1, बार बार लिख रहे हैं पर। ठीक है, इसी तरह से बेटा देखो V की विमा मीटर प्रति सेकंड L1 T-1 m0 L1 T-1, इसको हल कर लो, आपकी B की विमा आ गई, चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई। फिर अपन परिभाषा की बात करेंगे। केवल m1 ऊपर, L1 से L1 कट गया क्या? L0 T1 T-1 ये भी कट गया, T-2 ही बचा, और ये नीचे वाला A1 ऊपर जाके A-1 हो गया। ये विमा आ गई B की। चुंबकीय क्षेत्र की विमा भी आपने ज्ञात कर ली, पूछ सकता है एग्जाम में, विमा वगैरह पूछ लेता है। विमा मात्रक समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टकला होता है जिसे हम टेस्ला बोल रहे हैं, कैपिटल T। CGS मात्रक गाउस होता है जिसको कैपिटल G से निर्देशित करते हैं। एक टकला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो। 1 गाउस बराबर 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है। एक टकला में 10 की घात 4 गाउस होता है, और एक गाउस में 10 की घात -4 टेस्ला होता है। ये भी ध्यान में रखना। इस तरह से अपन विमा लिख लेते हैं। तो आपने चुंबकीय क्षेत्र की विमा मात्रक अच्छे से कर ली। अब मैं आपसे पूछूं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताओ। इस सूत्र से अपने को परिभाषा लिखनी है। इस सूत्र से अपने को क्या लिखनी है? परिभाषा। अगर मैं उसमें आपसे पूछूं चुंबकीय क्षेत्र या एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो देखो Q का मान 1 ले लो, 1 कूलम। V का मान कितना ले लिया? 1 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि अगर इन दोनों को मैं 1 पुट कर लेता हूं तो V बराबर क्या होगा बेटा? इस समीकरण, इसको समीकरण जो भी थी नेक्स्ट 5 दे, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से आपने Q का मान 1 कूलम लिया है और V का मान 1 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश से आवेशित कण को यदि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील कराएं अपन, तो उस पर लग रहा चुंबकीय बल का मान ही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की बात करें अपन, B की परिभाषा लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कूलम आवेश से आवेशित कण को यदि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कराई जाती है तो उस पर लग रहा चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस पर लग रहा चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। B बराबर अपने सूत्र से मान रखिए, ये दोनों 1 1 होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। तो परिभाषा आपने लिख ली, अर्थात
आप लिखो ऐसे, अर्थात एक कूलम आवेश से आवेशित कण को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गति कराने पर उस पर लग रहा चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जिसे बी से निर्देशित अपन कर रहे हैं। तो ये आपने परिभाषा लिख दी। तो चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और ये जो बल की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र या कण पर जो बल है वो अपन लॉरेंज बल के नाम से आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं बायो-सावर्त के नियम की। बायो-सावर्त जो था वो एक वैज्ञानिक था और बेईमान आदमी था। उसने ऑरस्टेड की एज इट इज कॉपी कर दी। ऑरस्टेड ने बेचारे ने प्रयोग करे, वो सूत्र नहीं दे पाया, किन्हीं कारणवश वो सूत्र नहीं लिख पाया, तो ऑरस्टेड बेईमान आके वो सूत्र लिख गया और कुछ भी नहीं किया उसने सारी बेईमानी करी है, ऑरस्टेड की सारी नकल करी थी, इसलिए उसको बेईमान बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? बेईमान आदमी था वो। बायो-सावर्त ये अलग अलग दो वैज्ञानिक थे। बायो अलग था, सावर्त अलग था। बायो-सावर्त का नियम उन्होंने मिलकर नियम दिया था। ये देखो बायो-सावर्त का नियम क्या कहता है। उसने एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र की बात करी थी। किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था, धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर। और उस नियम को उसने जो नियम दिया, उसने बताया कि इस तरह से अपन मान ज्ञात करेंगे। उस तरीके को ही नियम बोल दिया उसने। ठीक है, जो ऑरस्टेड से एज इट इज उसने कॉपी करी थी। ध्यान से देखो, बायो-सावर्त का नियम पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपन एक साथ नियम लिख लेंगे। मान लो आपके पास कोई धारावाही चालक तार है X1, क्या है? धारावाही चालक तार, जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? कैपिटल है। ठीक है, मैं इसमें एक छोटे से अल्पांश की बात करूं dl, धारा की दिशा ऊपर की ओर तो dl की दिशा भी ऊपर की ओर। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि धारावाही चालक तार में धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई या उस चालक की लंबाई होती है, लंबाई की दिशा। अगर मैं पूछूं लंबाई सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होगी। तो ये जो अल्पांश लिया है ना dl सदिश, इसकी दिशा हमेशा धारा की दिशा में ऊपर की ओर। धारा ऊपर की ओर बह रही है तो ऊपर की ओर, धारा इस तार में y2x बह रही है तो dl की दिशा नीचे की ओर होगी। हमारा क्वेश्चन है कि इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। और ये जो अल्पांश और r जो है वो थीटा कोण पे, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? थीटा। r की दिशा हमेशा बिंदु P की तरफ होगी, जहां हम कुछ ज्ञात कर रहे हैं उस तरफ होगी। r की जो दिशा है वो इधर होगी, जिसको हम r गैप से निर्देशित कर सकते हैं। r की दिशा हमेशा धारावाही चालक तार से उस ओर होगी जहां पे हम कुछ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना, सपोज r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो r की दिशा हमेशा P की तरफ होगी, तार से P की तरफ, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अब इतनी चीजें आपको पता है, मुझे क्या करना है? इस अल्पांश dl सदिश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वो बायो-सावर्त जो नियम बता रहा है उसके हिसाब से अपन लिखेंगे। ठीक है, तो बायो-सावर्त के नियम के अनुसार मैं लिख देता हूं, पूरा ही लिख लेता हूं। बायो-सावर्त, अंग्रेजी में तो, हिंदी में तो बायो-सावर्त बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं इसको बायो-सावर्त के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश, ठीक है ना, अपन पूरे चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे आगे इसके एप्लीकेशंस में। अभी नियम में केवल dl के कारण ज्ञात करना है, इस अल्पांश के कारण जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। हम पूरे तार के कारण भी ज्ञात करेंगे, सीधा तार होगा, कुंडली होगी, उन सबके कारण भी अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। बायो-सावर्त के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश dl सदिश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का
मान ज्ञात करना है। अब देखो उसने नियम में क्या क्या बोला। पहले तो हमें ये पता चल गया बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश dl सदिश के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब उसने जो नियम बताया उसमें फर्स्ट बोला, उसने बोला कि इस अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अर्थात मैं लिखूंगा डायरेक्ट, मुझे ज्ञात कहां क्या करना वो तो मैंने लिख ही लिया, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अर्थात डायरेक्ट लिखूं, मैं ज्ञात तो यही कर रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारावाही चालक तार में या धारावाही चालक में प्रवाहित, पहला नियम फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को dB ले लूं, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लिया? dB सदिश का परिमाण, अर्थात मैं उसको dB लिखूं, समानुपाती कैपिटल I, समीकरण संख्या 1। कोई समस्या? और ये ऑरस्टेड ने पहले ही बता दी थी, बेचारे ने कल ही बता दिया था। उसने प्रयोग में ये कहा था कि अगर मैं उस चालक में बैटरी के कारण धारा का मान बढ़ाऊं, बैटरी का विभवांतर बढ़ा के धारा का मान बढ़ाऊं, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसमें विक्षोभ जल्दी आया था, फास्ट आया था, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा होगा तभी तो उसमें बल ज्यादा लगा होगा। तो ये तो बेचारे ने ऑरस्टेड ने पहले ही बता दिया था, ये गलत बात है। ऑरस्टेड इसको बायो सावर्ट को समझना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। dB समानुपाती I बिल्कुल सही है, ठीक है। जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसी अनुपात में इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं जो इससे r दूरी पर स्थित बिंदु है, ठीक है। तो उसने बोला कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केवल इस अल्पांश के कारण भी अपन ज्ञात करेंगे तो वो धारा के समानुपाती होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, दूसरा उसने बोला कि जो अल्पांश की लंबाई है उसके समानुपाती भी होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। उसने दूसरा बोला चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती भी होता है। धारावाही चालक के अल्पांश dl सदिश के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही चालक के अल्पांश dl सदिश के परिमाण के, या ले लो परिमाण ले लो, अगर अपन परिमाण ज्ञात कर रहे तो परिमाण के dl सदिश के परिमाण के समानुपाती होता है, परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात dB समानुपाती dl। जैसे जैसे अपन इस अल्पांश की लंबाई बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर तुम पूरे तार के कारण ज्ञात करूंगा तो ज्यादा होगा, केवल इस भाग के कारण ज्ञात करूंगा तो छोटा होगा। तो जैसे जैसे अपन तार की लंबाई बढ़ाएंगे उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ये सेकंड पॉइंट कह रहा है, बहुत आसान है। और उसने बोला भी था बेचारे कि मैं तार की ज्यादा लंबाई बढ़ाऊंगा तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उतनी दूरी में ज्यादा होगा, कम लूंगा तो कम होगा। जनरल बात है। तीसरा इस चीज पे भी निर्भर करता है कि अपन ज्ञात कहां कर रहे हैं। मैंने बोला r की दिशा इस दिशा में है, dl की दिशा इस दिशा में है, इनके बीच का जो कोण थीटा है उसकी जाके भी समानुपाती होता है। अर्थात हम लिखेंगे dl सदिश व r सदिश के बीच के कोण, dl सदिश व r सदिश के बीच के कोण की जाके समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का कि कितने कोण पे ज्ञात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण dl सदिश अल्पांश की लंबाई व r सदिश के बीच के कोण थीटा की
ज्या कॉज्या और स्पर्श ज्या। ज्या मतलब साइन थीटा, कॉज्या मतलब कॉस थीटा, स्पर्श ज्या मतलब टेन थीटा। याद रखना, ज्या अर्थात साइन थीटा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती साइन थीटा। थीटा की ज्या साइन थीटा ही होगी, समीकरण संख्या 3। आप ऐसे ही लिखोगे dB समानुपाती साइन थीटा। थीटा जो है वो r सदिश व dl सदिश के बीच का कोण है, तो बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, तो थीटा की ज्या क्या होगी, साइन थीटा, तो dB समानुपाती साइन थीटा। अर्थात अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये मान अधिकतम होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ये मान न्यूनतम होगा। ध्यान से देखो, इसकी अक्ष थीटा 0 डिग्री का मतलब तार की अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होगा, याद रखने वाली बात है। तार की अक्ष पे थीटा का मान 0 डिग्री होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा, और इसके लंबवत अगर अपन ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर तो वो मान अधिकतम होगा। तीसरा पॉइंट, फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या कह रहा है वो तो आपको पता ही है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, अर्थात बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। फोर्थ पॉइंट है, इस चाल बिंदु P पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही चालक व बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। समीकरण संख्या 4। जैसे जैसे धारावाही चालक तार से या धारावाही चालक से अपन दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। और स्टेन ने किया था बेचारे वीडियो, और स्टेन ने देखा था कि अगर मैं उसको पास में लाता हूँ कंपास को धारावाही चालक के, तो विक्षोभ फास्ट हुआ था, दूर ले जाता हूँ तो विक्षोभ धीरे होता है। इसका मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को कंबाइन कर लो, समीकरण 1, 2, 3, 4 को क्या कर लो, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी बायस-सावर्त के नियम से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा अल्पांश की दिशा धारा की दिशा में होती है, r की दिशा हमेशा उस बिंदु पे होती है जहां पे हमें कुछ ज्ञात करना होता है, ठीक है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण होता है। ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली है। समीकरण 1, 2 व 3 व 4 को कंबाइन करने पर, या मैंने तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से dB समानुपाती, क्या ये तीनों आपस में ऊपर गुणा में और ये भाग में, तो कंबाइन करेंगे तो ये तीनों ऊपर आ जाएंगी, IDL sin थीटा बटा r स्क्वायर। जब भी आपने समानुपाती चिन्ह हटाया कोई नियतांक लिया है, यहाँ पे जो नानुपांत है, सपोज मैं k ले लूं, k का सूत्र भी अपन लिखेंगे IDL sin थीटा बटा r स्क्वायर, जहां k समानुपातिक नियतांक है और जिसका मान कितना होता है इस स्थिति में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। k का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये मान भी फिक्स होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर। इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, k का मान आपने लिखा है। आप k का सूत्र थोड़ी देर के लिए अलग से लिख के देखो, k का सूत्र क्या होगा, dB इंटू r स्क्वायर अपॉन IDL sin थीटा। मात्रक के लिए पूछ रहा हूं, तो k का मात्रक क्या होना चाहिए, dB का मात्रक आपने लिखा वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका होगा कट जाएगा, वेबर पर एम्पियर मीटर, एक मात्रक, k का एक मात्रक वेबर पर एम्पियर मीटर। दूसरा टकला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, एक मीटर कट जाएगा, दूसरा मात्रक लिखा जाएगा टकला मीटर पर एम्पियर, टकला मीटर पर एम्पियर। एक और इसका मात्रक है कन्वर्ट करने से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी मात्रक है। आपको ज्यादा मात्रक याद नहीं रखने को, केवल 1-2 मात्रक याद रख लो।
ये तो वीमा लिखने में काम आएगा। अगर म्यू नॉट की वीमा लिखे तो अपन इससे ज्यादा इजी लिख पाएंगे, हालांकि हम इनसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वेबर पर एम्पियर मीटर, टकला मीटर पर एम्पियर, ये भी इसका मात्रक है, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी इसका मात्रक है। और इसका मान जो है वो फिक्स है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, ये म्यू नॉट का मान है। तो इस तरह से आपके पास जो फाइनली सूत्र आया चुंबकीय क्षेत्र का, केवल अल्पांश के कारण, वो कितना होगा बेटा ध्यान से देख, केवल अल्पांश के कारण अपन ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इस म्यू नॉट बोलते क्या है, सुना हुआ तो लगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आया एक अल्पांश dl सदिश के कारण बिंदु P पर धारावाही चालक से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इतना आया। अगर मुझे इसको सदिश रूप में लिखना हो, मुझे इसको किस में लिखना हो, सदिश रूप में, थोड़ा सा दिमाग में वो डायग्राम जरूर रखना। डायग्राम कुछ ऐसा था, dl जो अल्पांश था उसकी दिशा ऊपर की तरफ थी, r बिंदु P, r की दिशा इधर थी, ये कोण थीटा था। अगर मैं इसको सदिश रूप में देखूं, सदिश रूप, तो dp सदिश लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, म्यू नॉट का आप बोलोगे परमेबिलिटी, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते थे, निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे ही म्यू नॉट क्या आपका, निर्वात की चुंबकशीलता। समीकरण दे लेना जो भी है, इसको 5 दे लेना। म्यू नॉट इज निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखना, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हो जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की घात -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इतना है, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई 10 की घात -7। इसका सदिश रूप देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट ऐसे कैसे लिखा, अदिश राशि है, आई भी एक अदिश राशि है, अपॉन r स्क्वायर, अदिश सदिश का स्क्वायर लिखा हुआ है। dl sin थीटा को ध्यान से देखो, dl sin थीटा को मैं लिख सकता हूं dl वेक्टर क्रॉस r कैप। आप देखो इसको अलग से हल करके देख लो, dl वेक्टर क्रॉस r कैप, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका परिमाण, इसका परिमाण, dl सदिश का परिमाण dl r कैप का परिमाण 1 sin थीटा, दोनों के बीच का कोण थीटा है तो sin थीटा, dl sin थीटा को लिखा dl क्रॉस r कैप, तो सही तो लिखा। तो ये भी हो सकता है, या फिर मैं r कैप का सूत्र लिख दूं, r कैप क्या हो गया, r वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, तो अपने पास dp सदिश आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r कैप, dl क्रॉस r कैप को क्या लिख दोगे, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन नीचे r स्क्वायर और ये वाला r क्यूब। ज्यादातर ये फॉर्मूला ही काम में लेते हैं। समीकरण संख्या 7, क्या बायो सावर्त के नियम का सदिश रूप आपको समझ में आ गया? याद रखना फॉर्मूला, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना, रटा हुआ रहना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, या फिर मैं लिखूं परिमाण ये है, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे तार के कारण ज्ञात करना होता तो क्या कर लेते हैं, समाकलन। पूरे तार के कारण ज्ञात करना हो तो क्या कर लेते हैं बेटा, समाकलन। इसलिए ये जो बेईमान आदमी था बायो सावर्त, उसने अपने नियम की पुष्टि कर दी, किसकी सहायता से, ऑरस्टेड के नियम को चोर के, मतलब उसको चुरा के अपना सूत्र दिया, तो ये उसका सदिश रूप आ गया और ये उसका परिमाण आ गया। अल्पांश के कारण ज्ञात किया हमने, अगर संपूर्ण तार के कारण ज्ञात करेंगे तो समाकलन कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, वो आगे अपन अनुप्रयोग में करेंगे। तो आज के लिए काफी है। आप यहाँ एक चीज और कर लेना, ये जो म्यू नॉट है ना, इसकी वीमा लिख लेना, म्यू नॉट की आप वीमा खुद लिखोगे, ठीक है ना, म्यू नॉट की अपन वीमा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, म्यू नॉट की वीमा लिखी जा सकती है। थैंक यू।